हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज़ इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अब हमने ऑलरेडी इन इलास्टिक स्कैटरिंग को डिफाइन कर दिया था। इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है वो हमने देख लिया था। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करेंगे कि जब इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है तो पार्टिकल जो है कोलिजन के बाद एक अलग तरीके से ऐड करते हैं। तो अब हमने कंसिडर किया कि हमारे पास मे बी ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, वो दोनों पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं और कोलिजन के बाद पहले इलास्टिक कोलिजन में क्या था कि पहला पार्टिकल जो है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र करता था एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम होता था। अब इस वाले केस में जो आज हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पर कोलिजन के बाद जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग काइंड के प्रोड्यूस होते हैं और इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्कैटरिंग है उसको हम लोग इनइलास्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक m1 है मास, ये पार्टिकल ऑफ मास m1 जो कि इंसिडेंट पार्टिकल है, इंसिडेंट पार्टिकल हो गया। अब m2 जो हो गया दैट इज टारगेट पार्टिकल हो गया ऑफ मास m2 और m3 एंड m4 जो हो गया ये जो हैं ये रिजल्टिंग पार्टिकल्स हो गए हमारे, दीज आर रिजल्टिंग पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब हमने देखा कि हमारे पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास जो है m1 है एंड इसका जो मोमेंटम है वो p1 हो गया। अब ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल कोलाइड करेगा दूसरे पार्टिकल के साथ, इस दूसरे पार्टिकल का मास हो गया m2। ठीक है, अब इसका मोमेंटम 0 क्योंकि स्टेशनरी है, ये इंसिडेंट पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसीलिए इसका मोमेंटम p1 है। अब जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा, अब मान लो ये जो है इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया। जब m1 पार्टिकल या पार्टिकल विद मास m1 कोलाइड करेगा पार्टिकल ऑफ मास m2 के साथ तो वहाँ पर क्या होगा, स्कैटरिंग होगी। अब स्कैटरिंग होगी तो स्कैटरिंग होने के बाद दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल बन जाएंगे। अब हमने अज्यूम कर लिया लेट इट बी दिस पार्टिकल इज़ ऑफ मास m3, तीसरा पार्टिकल बना और इसका जो मोमेंटम है वो p3 हो गया एंड ये जो दूसरा पार्टिकल है जो कि रिकॉइल हुआ वो पार्टिकल का मास m4 हो गया एंड मोमेंटम हो गया p4। और ये जो एंगल बना रहे हैं विद द इंसिडेंट पार्टिकल m3 जो बना रहा है उसका हमने अज्यूम कर लिया θ1 है और दूसरा एंगल जो बना रहा है वो θ2 हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इन इलास्टिक स्कैटरिंग में, तो अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इन दिस इलास्टिक कोलिजन यहाँ पर हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है दैट इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा p1 इज इक्वल्स टू, अब p2 हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि पार्टिकल m2 था और 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इट इज़ इक्वल्स टू p3 प्लस मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल फोर्थ पार्टिकल, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब जो है इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इट इज़ नॉट कंजर्व्ड। जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है तो क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला मोमेंटम है या काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग p1 स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल्स टू जो है थर्ड पार्टिकल का, सॉरी ये मास m1 हो गया, ये ट्वाइस ऑफ m3 हो गया प्लस p4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ m4। इट इज़ अब कंजर्व होगा तो बिफोर कोलिजन
और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो है Q भी ऐड होगी, क्योंकि ये कंजर्व्ड नहीं है। ठीक है, अब Q जो है, Q पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर मान लो Q जो है Q नेगेटिव हो गया, अगर Q की वैल्यू नेगेटिव है तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, इसमें जो है एनर्जी लिबरेट होगी, और इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोर्जिक बोलते हैं, एक्सोर्जिक। ठीक है, अब मान लो Q है, अगर मान लो Q पॉजिटिव है, अगर Q पॉजिटिव हुआ तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम होगी, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और ऐसे टाइप के प्रोसेस को हम लोग एंडोअर्जिक बोलते हैं। इस एंडोअर्जिक इट इज सेम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की तरह है। अब ज़्यादातर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हैं, इन मोस्ट ऑफ द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, इन मोस्ट ऑफ द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, उसमें क्या होगा, P1 P3 एंड θ1 जो है, दीज कैन बी मेजर्ड, इन तीनों को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इन तीनों क्वांटिटी के टर्म्स में ही आएगा। तो इन तीनों क्वांटिटीज़ को या फाइनल रिजल्ट अचीव करने के लिए हमको क्या है, वी हैव टू एलिमिनेट क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, हमको P4 एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, किससे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इन दोनों से हमको P4 को इधर इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा एंड इसको, दोनों को, इस P4 को एंड इस P4 को एलिमिनेट करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन से। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को P4 के फॉर्म में लिखूं तो बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो ऑब्वियसली P1 इज इक्वल्स टू P3 प्लस P4 हुआ, तो P4 क्या हो जाएगा, P4 विल बी इक्वल्स टू P1 माइनस P3, इट इज़ P1 माइनस P3, ये आ गया हमारे पास। अब क्या हुआ कि दोनों को स्क्वायर करो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, उस केस में ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्टली a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं लगेगा, वेक्टर क्वांटिटी में ये बोलें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायर किया तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करके जो रिज़ल्ट लिखते हैं, वो रिज़ल्ट इस तरह से आता है कि लेफ्ट हैंड साइड में तो P4 स्क्वायर हो गया, दैट इज़ इक्वल्स टू, अब ये जो P4 स्क्वायर है इट इज़ इक्वल्स टू P1 माइनस P3 है, तो पहला P1 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ P1 P3, A1 A3 होता है, तो ये P1 एंड P3 हो गया, प्लस साथ में कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन P1 एंड P3, दैट इज θ1, या एंगल रिजल्टिंग ड्यू टू P1 एंड P3, दैट इट बी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ तक आ गया। अब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड में हमने P4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P4, substituting the value of P4, okay, from equation third in equation number कौन सा हमारे पास सेकेंड, थर्ड से उठा के सेकेंड में सब्स्टिट्यूट किया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी वाली यहाँ पे, तो हम लोग ने यहाँ पर P4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कहाँ से, इक्वेशन नंबर थर्ड से, यहाँ से सब्स्टिट्यूट की।
अब जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, अब हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी, हमारे पास इक्वेशन सेकेंड क्या थी, दैट वाज P1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ M1, इट इज़ इक्वल्स टू P3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ M3 प्लस, अब यहाँ पर P4 की वैल्यू आएगी। अब P4 की वैल्यू क्या है, इट इज़ P4 स्क्वायर, दैट मीन्स P1 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर, सॉरी माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ P1 P3 कॉस ऑफ थीटा 1, ये आ गया P4 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ M4 प्लस Q। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू इक्वेशन जब हम लोग P4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू P3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ M3, ये एज इट इज़ आ गया। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया, तो प्लस P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ M4 प्लस P3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ M4 माइनस ट्वाइस ऑफ P1 P3 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ M4 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस Q। अब मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब सिंप्लीफाई कैसे किया कि यहाँ पर P3 और ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर P1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ M1 आ गया। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ P डिवाइडेड बाय 2M। अगर यहाँ पर P1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ M1 हो गया तो पहले की काइनेटिक एनर्जी हो गई, इसको मैंने लिख लिया T1। अब ये P3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2M, ये थर्ड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस, अब यहाँ पर P1 और M4 है, अब मुझे P1 डिवाइडेड बाय M1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इधर P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ M4 है इंटू M1 डिवाइडेड बाय M1 कर दूँगा। सिमिलरली यहाँ पर P3 अपॉन P4 है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, P3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ M4 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाइड बाय मुझे M3 चाहिए, M3 डिवाइडेड बाय M3। ठीक है, एंड माइनस ऑफ, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आया कि न्यूमरेटर में भी 2, नीचे डिनोमिनेटर में भी 2। अब मुझे क्या चाहिए, P1 डिवाइडेड बाय M1 P3 डिवाइडेड बाय M3 चाहिए। ठीक है, एंड प्लस इनका स्क्वायर भी होना चाहिए। तो जब ये बाहर निकलेंगे तो मैं इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अंडर रूट के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये जो 2 है, इस 2 को मैं बाहर रहने देता हूँ और अंदर जो है वो M1 और M3 के फॉर्म में लिख लिया, तो P डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ M के फॉर्म में लिखूँगा ये, तो P डिवाइडेड बाई या P स्क्वायर डिवाइडेड बाई MV। ठीक है, तो इनटू ऊपर लिख लिया मैंने M1 और M3, ठीक है, डिवाइडेड बाई P1 और P3। तो M4 जो है, अगर मैं M4 बाहर निकला हुआ अंदर लेके जाऊंगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको 2 जो है बाहर 2 एज इट इज़ रहने दिया, इसको ले लिया अंडर रूट ऑफ, अब रूट में है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, अब ये जो 2 है, अब इस 2 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं, तो ट्वाइस ऑफ M4 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब मुझे M1 और M3 चाहिए, तो यहाँ पर M1 M3 डिवाइडेड बाई M1 इंटू M3 प्लस Q आ गया यहाँ पर। ठीक है, एंड सॉरी कॉस ऑफ थीटा 1 तो रह गया यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा 1 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। दिस इज T1, इट इज इक्वल्स टू T3 प्लस, अब ये P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ M1, तो ये T1 आ गया, ये आ गया, तो M1 डिवाइडेड बाई M4 आ गया हमारे पास, अलग से रह गया
m1 डिवाइडेड बाई m4 रह गया, प्लस p3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m3, दैट मीन्स ये आ गया t3, और m3 डिवाइडेड बाई m4 बचा हमारे पास, इधर बचा m3 डिवाइडेड बाई m4 माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m1, p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m1 एंड p3 स्क्वायर, अब यहाँ पर मैं एक 2/2 भी लिख लेता हूँ, तो ट्वाइस ऑफ m3 हो गया। ओके, तो जब ये ट्वाइस ऑफ m3 जाएगा, सॉरी ये 2 हो गया ना, तो अंदर जाके 2 और साथ में इंटू 2 आएगा, क्योंकि बाहर निकल के 4 आया था, तो यहाँ पर एक 2 में और या तो यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। एक 2 m1 के साथ चला गया और एक दूसरा 2 m3 के साथ चला गया, तो p1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m1, p3 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ, तो ये t1 t2 आ गया, सॉरी t1 एंड t3 आ गया, तो ये आ गया t1 और ये आ गया t3। अब 4 ख़त्म हो गया, डिनोमिनेटर में m4 स्क्वायर बचा डिवाइडेड बाई m4 स्क्वायर बचा, और साथ में m1 और m3 बचा, इंटू m1 एंड m3 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस q, यहाँ तक आ गया। अब इसको अगर मैं q के फॉर्म में लिखता हूँ, अगर इसी को मैं q के फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो q विल बी इक्वल्स टू, ये सारी की सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएंगी, t1 माइनस t3 माइनस ऑफ t1 m1 अपॉन m4 माइनस t3 और प्लस ऑफ दिस। अब मैं फर्स्ट टर्म लिखूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, t1 माइनस ऑफ t1 m1 अपॉन m4, तो t1 मैंने यहाँ कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 माइनस ऑफ m1 डिवाइडेड बाई m4, ये आ गया। अब सेकंड में मैंने ये t3 माइनस में गया, माइनस ऑफ t3 इंटू m3 अपॉन m4 है, तो यहाँ से माइनस t3 कॉमन निकाला, तो अंदर बचा 1 प्लस m3 अपॉन m4, ये आ गया ब्रैकेट ऑफ, और ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म एज इट इज़ प्लस में आ जाएगी, तो प्लस ट्वाइस ऑफ, अब अंडर रूट को मैंने 1/2 लिख सकता हूँ, t1 t3 m1 m3 डिवाइडेड बाई m4 का स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 कॉस ऑफ थीटा 1, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्यू निकाला। क्यू क्या है? क्यू एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं थी, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन में एक एनर्जी का डिफरेंस था। ये एनर्जी जो है इट इज़ गिवन बाय क्यू। तो हमने क्या किया, ये it is used to find out the Q value of nuclear reaction. It is used to find out the Q value of a nuclear reaction, ठीक है। और अगर हमको Q की वैल्यू पता है तो वी कैन प्रिडिक्ट, तो बोल सकते हैं इफ वी नो द Q वैल्यू then we can predict whether the nuclear reaction would take place or not, ठीक है। Q की वैल्यू से हम लोग ऑलरेडी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो Q को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अगर मान Q नेगेटिव है तो एनर्जी लिबरेट होगी, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो एनर्जी लिबरेट होगी, और अगर मान लो Q पॉजिटिव है तो उसको बाहर से एनर्जी चाहिए रिएक्शन होने के लिए। तो इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं Q की वैल्यू और पता लगा सकते हैं कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ इनइलास्टिक स्कैटरिंग, ठीक है। थैंक यू।